प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा सप्तमी की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा द्वितीय भाग का पंचदशः पाठ है, यानी 15वां पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है लालन गीतम, जिसका अर्थ होता है लाड प्यार का गीत। ये लाड प्यार का गीत वही है जो हमने अपनी माता से बचपन में लोरी सुनी थी, उसी को लाड प्यार का गीत कहते हैं। तो चलिए एक एक करके इनके श्लोक पढ़ते हैं। पहले श्लोक में कहते हैं, उद्दीते सूर्ये धरणी विहस्ति पक्षी कूजति कमलम विक्षति। उद्दीते का अर्थ है उदय होने पर। किसके उदय होने पर? सूर्य के उदय होने पर। धरणी यानी धरती, विहस्ति का अर्थ हंसती है। कहती है, एक माँ अपने बच्चे को लोरी सुनाते हुए कहती है कि सूर्य के उदय होने पर, सूर्य के निकलने पर धरती हंसती है। यानी जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं, धरती पर पड़ती हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है जैसे धरती मुस्कुरा रही है, हंस रही है। आगे कहती है, पक्षी कूजती यानी पक्षी कूजते हैं, चहकते हैं। कमलम विक्षति और कमल खिलते हैं। विक्षति का अर्थ है विकसित होते हैं, खिलते हैं। तो सूर्य के उदय होने पर धरती मुस्कुराती है, हंसती है, पक्षी चहकते हैं और कमल विकसित होते हैं, कमल खिलते हैं। अगले श्लोक में कहती है, नदती मंदिरे उच्चैर ढक्का सरितः सलीले सेलती नौका। नदती का अर्थ बजता है, आवाज़ करता है। मंदिरे मंदिर में, उच्चैर ढक्का इसका विच्छेद करेंगे उच्चै ही प्लस ढक्का। ढक्का का अर्थ नगाड़ा, उच्चै का अर्थ जोर से। यानी मंदिर में, ये सुबह सुबह के दृश्य की बात हो रही है कि मंदिर में नगाड़ा जोर से बजता है। सरितः सलीले सेलती नौका। सरिता का अर्थ है नदी के, सलीले का अर्थ है जल में, सेलती का अर्थ है हिलती डुलती है, डगमगाती है। नौका का अर्थ है नाव, यानी नदी के जल में नाव हिलती डुलती है, डगमगाती है और मंदिर में नगाड़ा जोर से बजता है। अगले श्लोक में कहती है, पुष्पे पुष्पे नाना रंगाः तेषु डयन्ते चित्र पतंगाः। पुष्पे पुष्पे यानी फूल फूल पर, नाना रंगाः अनेक रंग हैं, विभिन्न रंग हैं। तेसु उन पर, डयन्ते उड़ रही हैं, चित्र पतंगा यानी तितलियाँ। कहती है कि फूल फूल पर अनेक रंग हैं, यानी बहुत सारे रंग हैं फूलों पर, और उनके ऊपर तितलियाँ मंडरा रही हैं, उड़ रही हैं। अगले श्लोक में कहती है, वृक्षे वृक्षे नूतन पत्रम विविधैर वर्णैर विभाति चित्रम। वृक्षे वृक्षे यानी वृक्ष वृक्ष पर, नूतन पत्रम, नूतन का अर्थ नए, पत्रम का अर्थ पत्ते हैं। विविधैर वर्णैर विभाति चित्रम, इसका विच्छेद कर लेंगे, विविधैहि प्लस वर्णैहि प्लस विभाति, तो इस तरीके से विच्छेद होगा। विविधै का अर्थ है अनेक प्रकार के, वर्णैहि का अर्थ रंगों से, विभाति का अर्थ सुशोभित हो रहा है, चित्रम का अर्थ है यह दृश्य। तो कहती है कि वृक्ष वृक्ष पर नए पत्ते हैं और यह दृश्य, यह चित्र अनेक प्रकार के रंगों से, विभिन्न रंगों से सुशोभित हो रहा है, सुंदर प्रतीत हो रहा है। अगले श्लोक में कहती हैं, धेनुः प्रात्र यच्छति दुग्धम शुद्धम स्वच्छम मधुरम स्निग्धम। धेनु यानी गाय, प्रात्र यच्छति इसका विच्छेद करेंगे, प्रातः प्लस यच्छति। प्रातः यानी सुबह है, यच्छति का अर्थ देती है, क्या देती है? दुग्धम यानी दूध। और दूध भी कैसा है? शुद्धम स्वच्छम मधुरम स्निग्धम। शुद्धम का अर्थ शुद्ध है, पवित्र है, साफ सुथरा है। स्वच्छम यानी स्वच्छ है, साफ है। मधुरम यानी मीठा है, स्निग्धम यानी चिकना है। तो कहती है कि गाय सुबह है, शुद्ध, स्वच्छ, मीठा और चिकना दूध देती है। अगले श्लोक में कहती है, गहने विपिने व्याघ्रो गरजति उच्चैस्तत्र च सिंहः नर्दति। गहने यानी घने, डेंस। विपिने का अर्थ है जंगल में, व्याघ्रो यानी बाघ, गरजति का अर्थ है गरजता है। घने जंगल में बाघ गरजता है। उच्चैस तत्र इसका विच्छेद करेंगे, उच्चै ही प्लस तत्र। उच्चै का अर्थ है जोर से, तत्र वहाँ, चय का अर्थ और चय का अर्थ ले लेंगे उच्चै शब्द से पहले, और वहाँ जोर से, सिंह यानी शेर, नर्दती का अर्थ दहाड़ता है। तो पहली लाइन में बताता है कि घने जंगल में बाघ गरजता है। दूसरी लाइन में कहता है और वहाँ जोर से शेर दहाड़ता है। अगला श्लोक है, हरिणोयम खादति नव घासम सर्वत्र च पश्यति स विलासम। हरिणोयम इसका विच्छेद करेंगे, हरिण प्लस अयम। अयम का अर्थ यह है, हरिण का अर्थ हिरण। खादति खाता है, नव घासम यानी नई घास। नई घास का मतलब है ताजी घास।
कहता है कि यह हिरण ताजी घास खाता है। सर्वत्र चय, चय का अर्थ और चय का अर्थ लेंगे सर्वत्र से पहले। सर्वत्र, सर्वत्र का अर्थ है सभी और, पश्यति का अर्थ देखता है, सविलासम का अर्थ है खुशी से। यह हिरण नई ताजी घास खाता है और सभी और खुशी से देखता है। अगला श्लोक है उष्ट्र है तुंग है मंदम गच्छति पृष्ठे प्रचुरम भारम निवहति। उष्ट्र यानी ऊंट, तुंग यानी ऊंचा, मंदम यानी धीरे, गच्छति जाता है। ऊंचा ऊंट धीरे धीरे जाता है। पृष्ठे यानी पीठ पर, कमर पर, प्रचुरम का अर्थ अत्यधिक, भारम का अर्थ बोझा, निवहति ढोता है। ऊंचा ऊंट धीरे धीरे चलता है और पीठ पर अत्यधिक भार यानी भारी बोझा ढोता है। अगला श्लोक है घोटक राजा है क्षिप्रम धावती धावन समय किंपी न खादती। घोटक राजा यानी घोड़ा, क्षिप्रम का अर्थ तेजी से, धावती का अर्थ दौड़ता है। धावन समय यानी दौड़ते समय। किंपी, किम प्लस अपी इस तरीके से विच्छेद करेंगे। किम का अर्थ कुछ, अपी का अर्थ भी, न खादती नहीं खाता है। घोड़ा तेजी से दौड़ता है और दौड़ते समय कुछ भी नहीं खाता है। अगला श्लोक है पश्यत भल्लुकम इमं करालम नृत्यति थ थ थई कुरु करतालम। पश्यत का अर्थ देखो, भल्लुकम इमं, भल्लुकम प्लस इमम इस तरीके से विच्छेद करेंगे। इमम का अर्थ इस, भल्लुकम का अर्थ भालू को, करालम का अर्थ भयानक। तो कहता है कि इस भयानक भालू को देखो, नृत्यति यानी नाच रहा है, थ थ थई कुरु थ थ थई करके, करतालम ताली बजाओ। कहता है कि इस भयानक भालू को देखो जो थ थ थई करके नाच रहा है और इसके लिए ताली बजाओ। और इसी के साथ पाठ का हिंदी अनुवाद पूर्ण होता है। चलिए अब अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1 दिया है गीतम सस्वरम गायत, गीत का सस्वर गायन करें। तो देखिए कुछ इस तरीके से आप गायन कर सकते हैं। उदिते सूर्य धरणि विहसति पक्षि कूजति कमलम विकसति नदति मंदिरे उच्चैर्ढक्का सरितः सलिले सेलति नौका पुष्पे पुष्पे नानारङ्गाः ते सुडयन्ते चित्रपतङ्गाः वृक्षे वृक्षे नूतनपत्रं विविधैर्वर्णैर्विभाति चित्रं धेनुः प्रातर्यच्छति दुग्धं शुद्धं स्वच्छं मधुरं स्निग्धं। तो ये इस तरीके से आप पूरे गीत का सस्वर वाचन कर लेंगे। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 में दिया है एक पदेन उत्तरत यानी एक पद में उत्तर दें। पहला प्रश्न है का विहस्ती यानी कौन हंसती है या कौन मुस्कुराती है। तो उत्तर लिखेंगे धरिणी यानी धरती। अगला है किम विकसति यानी क्या विकसित होता है, क्या खिलता है। तो उत्तर लिखेंगे कमलम। अगला प्रश्न है व्याघ्र कुत्र गरजति यानी बाघ कहाँ गरजता है। तो उत्तर लिखेंगे गहने विपिने यानी घने जंगल में। अगला प्रश्न है हरिण किम खादति, हिरण क्या खाता है। तो उत्तर लिखेंगे नव घासम यानी ताजी घास। अगला है मंदम कह गच्छति, धीरे कौन चलता है या धीरे कौन जाता है। तो उत्तर लिखेंगे उष्ट्र तुंग है यानी ऊंचा ऊंट। अब प्रश्न नंबर 3 देखिए, कहता है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पद के आधार पर प्रश्न का निर्माण करें। जैसे पहला वाक्य दिया है सलीले नौका सेलती यानी जल में नाव हिलती डुलती है। रेखांकित पद दिया है नौका जो कि लिंग के आधार पर स्त्रीलिंग शब्द है, प्रथमा एक वचन। अब आप किम का स्त्रीलिंग शब्द रूप देखेंगे। प्रथमा विभक्ति एक वचन में जो शब्द होगा उससे इसको रिप्लेस कर देंगे। तो किम का स्त्रीलिंग शब्द रूप चलता है का, के, कहा। हमें चाहिए प्रथमा एक वचन, तो ये नौका शब्द रिप्लेस हो जाएगा का से और प्रश्न का निर्माण इस तरह से हो जाएगा सलीले का सेलती और अंत में आ जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला है पुष्पेषु चित्र पतंगा डयन्ते यानी फूलों पर तितलियाँ उड़ रही हैं। तो इसमें रेखांकित पद दिया है पुष्पेषु जो कि लिंग के आधार पर नपुंसकलिंग शब्द है और सप्तमी बहुवचन में ऐसा रूप बनता है। अब आप किम का नपुंसकलिंग शब्द रूप देखेंगे। सप्तमी विभक्ति चलती है कस्मिन कयोः केशु। तो सप्तमी बहुवचन में शब्द बनेगा केशु, तो ये शब्द रिप्लेस हो जाएगा केशु से और प्रश्न का निर्माण इस तरह से हो जाएगा केशु चित्र पतंगा डयन्ते। अंत में आ जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह।
अगला है उष्ट्रः पृष्ठे भारम वहति, यानी ऊंट पीठ के ऊपर बोझा ढोता है। यहाँ पर उष्ट्रः को रेखांकित पद दिया है जो कि लिंग के आधार पर पुल्लिंग शब्द है और प्रथमा विभक्ति एक वचन है। अब सिंपली इसे किम से रिप्लेस कर देंगे। किम का पुल्लिंग शब्द रूप प्रथमा विभक्ति एक वचन में शब्द बनता है कह, तो उष्ट्रः के स्थान पर कह का प्रयोग करेंगे और प्रश्न का निर्माण इस तरह से करेंगे, कह पृष्ठे भारम वहति, यानी कौन पीठ के ऊपर बोझा ढोता है, और अंत में आ जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला है धावन समय अश्वः किंपि न खादति, दौड़ते समय घोड़ा कुछ भी नहीं खाता है। यहाँ पर धावन समय इसको रेखांकित किया है। जब आप प्रश्न का निर्माण करेंगे तो प्रश्न ये बनेगा कि घोड़ा कुछ भी कब नहीं खाता है, और कब के लिए शब्द होता है कदा, तो धावन समय के स्थान पर कदा शब्द का प्रयोग करेंगे तो प्रश्न का निर्माण इस तरह से हो जाएगा, कदा अश्वः किंपि न खादति, यानी घोड़ा कब कुछ भी नहीं खाता है, और अंत में आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला है सूर्य उद्दीते धरणी विहस्ति, सूर्य के उदय होने पर धरती हंसती है। यहाँ पर रेखांकित पद दिया है सूर्य। सूर्य जो कि लिंग के आधार पर पुल्लिंग शब्द होता है और सप्तमी विभक्ति एक वचन है। अब आप किम का पुल्लिंग शब्द रूप देखेंगे। सप्तमी विभक्ति एक वचन में शब्द बनेगा कस्मिन, तो सूर्य के स्थान पर कस्मिन शब्द का प्रयोग करेंगे और प्रश्न का निर्माण इस तरह से हो जाएगा, कस्मिन उद्दीते धरणी विहस्ति, यानी किसके उदय होने पर धरती हंसती है, और अंत में आ जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला प्रश्न नंबर 4 है, मंजूषातः है समानार्थक पदानि चित्वा लिखत, मंजूषा से समान अर्थ वाले पदों को चुन करके लिखें। मंजूषा में शब्द दिए हैं पृथ्वी, देवालय जिसका अर्थ है मंदिर में, जले का अर्थ जल में, वने का अर्थ वन में, मृग जिसका अर्थ होता है हिरण, भयंकरम का अर्थ है भयानक भयंकर। तो पहला शब्द दिया है धरणी, धरणी का अर्थ होता है धरती, तो इसका समानार्थी शब्द है पृथ्वी। अगला है करालम, करालम का अर्थ होता है भयानक, तो इसके लिए शब्द आया है भयंकरम। अगला है सलीले जिसका अर्थ है जल में, तो इसका समानार्थी शब्द होगा जले। विपिने जिसका अर्थ है जंगल में, तो इसका समानार्थी शब्द है वने। हरिण है यानी हिरण, तो इसका समानार्थी शब्द दिया है मृग है। अगला है मंदिरे जिसका अर्थ है मंदिर में, तो इसका समानार्थी शब्द दिया है देवालय। अब प्रश्न नंबर 5 देखें, कहता है विलोम पदानि मेलत, विलोम पदों का मेल करें। जैसे पहला है मंदम जिसका अर्थ होता है धीरे, तो इसका विलोम पद होगा जल्दी, इसके लिए शब्द आया है क्षिप्रम, तो मंदम का मेल हो जाएगा क्षिप्रम से। अगला है निश्चय ही जिसका अर्थ होता है धीरे से, तो इसका विलोम शब्द होगा उच्च ही यानी जोर से। अगला है कठोरा है यानी कठोर सख्त, तो इसका अपोजिट होगा स्निग्धम यानी चिकना मुलायम। अगला है पुरातनम यानी पुराना, तो इसका अपोजिट हो जाएगा नूतनम यानी नया। अगला है अपर्याप्तम, तो इसका विलोम शब्द होगा पर्याप्तम, पर्याप्त यानी काफ़ी इनफ। अब प्रश्न नंबर 6 देखें, कहता है उचित कथनानाम समक्षम आम, यानी सही कथन के सामने हाँ, अनुचित कथनानाम समक्षम न इति लिखत, गलत कथन के सामने नहीं लिखें। पहला वाक्य है धावन समय अश्वः खादति, दौड़ते समय घोड़ा खाता है। हमने पढ़ा था कि दौड़ते समय घोड़ा कुछ भी नहीं खाता है, तो इस आधार पर यह वाक्य गलत है, इसलिए न लिखेंगे। अगला है उष्ट्रः पृष्ठे भारम न वहति, यानी ऊंट पीठ के ऊपर बोझा नहीं ढोता है, जबकि हमने पढ़ा था कि ऊंट पीठ के ऊपर भारी बोझा ढोता है, तो गलत है ये वाक्य, न लिखेंगे। अगला है सिंह नीचे क्रोस्ती, यानी शेर धीरे से दहाड़ता है, गलत है, हमने पढ़ा था कि जोर से दहाड़ता है, गलत है, न लिखेंगे। अगला है पुष्पेषु चित्र पतंगा डयन्ते, फूलों पर तितलियां उड़ रही हैं, सही बात है, आम लिखेंगे। अगला है वने व्याघ्र गरजती, वन में बाघ गरजता है, सही बात है, आम लिखेंगे। अगला है हरिण है नव घासम न खादती, यानी हिरण नई ताज़ी घास नहीं खाता है, जबकि हमने पढ़ा था कि वह नई ताज़ी घास खाता है, तो ये वाक्य गलत है, न लिखेंगे। अगला प्रश्न नंबर 7 है अधोलिखितानि पदानि निर्देशानुसारम परिवर्तित, नीचे लिखे गए पदों को निर्देश के अनुसार परिवर्तित करें। उदाहरण दिया है चित्र पतंग है, कोष्टक में निर्देश है प्रथमा बहुवचने, तो इसका हो जाएगा चित्र पतंग। ध्यान रहे यहाँ जितने भी शब्द हैं जैसे भल्लुक है, उष्ट्र है, हरिण है, व्याघ्र है और घोटक राज है, ये सारे के सारे पुल्लिंग शब्द हैं
और अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं, यानी सभी के अंत में ए आता है। तो इन सभी के शब्द रूप बालक के शब्द रूप की तरह चलेंगे। तो देखिए पहला पूछा हमसे भल्लू का है। कोष्टक में निर्देश है तृतीया एक वचने, यानी इस शब्द का तृतीया एक वचन रूप लिखना है। तो जैसे बालकः का तृतीया एक वचन में बालकेन बनता है, तो भल्लुका का बन जाएगा भल्लुकेन। अगला है उष्ट्र है। इसके लिए निर्देश है पंचमी द्विवचने। तो पंचमी विभक्ति द्विवचन में बालक के शब्द रूप में बनता है बालकाभ्याम, तो उष्ट्र का बन जाएगा उष्ट्राभ्याम। अगला है हरिण है। कोष्टक में निर्देश है सप्तमी बहुवचने। जैसे बालक से सप्तमी बहुवचन में बालकेशु बनता है, तो हरिणे से बन जाएगा हरिणेषु। अगला है व्याघ्र है। निर्देश है द्वितीय एक वचने। जैसे बालक का द्वितीय एक वचन में बालकम बनता है, तो व्याघ्र का व्याघ्रम बन जाएगा। अगला है घोटक राज है। कोष्टक में निर्देश है संबोधन एक वचने। जैसे बालक का संबोधन में हे बालक बनता है, तो घोटक राज का हे घोटक राज बन जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 8 है चित्रम दृष्ट्वा मंजूषात है पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। चित्र को देखकर मंजूषा में दिए गए पदों का प्रयोग करके वाक्यों की रचना करें। तो पहले तो चित्र को ध्यान से देखें। चित्र में कुछ बालक खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, सूर्य उदय होता दिखाया गया है, पक्षी उड़ रहे हैं। इसके अलावा फूल खिले हुए दिखाई दे रहे हैं जिनके ऊपर तितलियां उड़ रही हैं। तो इस तरीके का ये चित्र है और मंजूषा में कुछ शब्द दिए हैं जिनका अर्थ हम समझेंगे। पहला शब्द है खगाः, जिसका अर्थ है पक्षी। अगला है विकसंती यानी खेल रहे हैं। कमलानी कमल। उद्देति यानी उदय हो रहा है या उदय होता है। क्रीडंती खेल रहे हैं या खेलते हैं। डयन्ते उड़ रही हैं या उड़ती हैं। सूर्य है यानी सूर्य। चित्रपतंगः जिसका अर्थ होता है तितलियाँ। कूजंती कूज रहे हैं, कूक रहे हैं या चहक रहे हैं। अगला है बालः यानी बालक। तो इस तरीके से हमने इन शब्दों का अर्थ समझ लिया है। चलिए अब वाक्यों का निर्माण करते हैं। वाक्यों का निर्माण करने से पहले ये चीज़ जरूर समझ लें कि सार्थक वाक्यों की रचना हमें करनी है, यानी ऐसे वाक्यों का निर्माण करना है जिनका कुछ अर्थ निकले। और एक जरूरी चीज़ ये है कि कर्ता और क्रिया दोनों का पुरुष और वचन समान होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे पहला शब्द दिया है खगाः। खगा का अर्थ है अनेक पक्षी। तो खगाः के साथ में हम क्रिया प्रयोग करेंगे कूजंती, यानी कूक रहे हैं, कूज रहे हैं या चहक रहे हैं। तो पहला वाक्य बन गया है खगाः कूजंती। अगला है विकसंती। विकसंती का अर्थ है खिल रहे हैं। तो क्या खिल रहे हैं? कमल खिल रहे हैं। तो दूसरा वाक्य बन जाएगा कमलानि विकसंती, यानी कमल खिल रहे हैं। अगला शब्द है उद्देति, यानी उदय हो रहा है। तो सूर्य उदय हो रहा है, इसलिए उद्देति के साथ में सूर्य शब्द का प्रयोग करेंगे। तो ये वाक्य बन जाएगा सूर्य है उद्देति, यानी सूर्य उदय हो रहा है। अगला है क्रीडंती, खेल रहे हैं। तो बालक खेल रहे हैं, इसके साथ में बाला शब्द का प्रयोग करके वाक्य बनाएंगे। तो वाक्य बन जाएगा बालाः क्रीडंती, यानी बालक खेल रहे हैं। अगला है डयन्ते, जिसका अर्थ है उड़ रही हैं। तो डयन्ते के साथ में चित्रपतंगः शब्द का प्रयोग करेंगे। तो वाक्य बन जाएगा चित्रपतंगः डयन्ते, यानी तितलियाँ उड़ रही हैं। तो इस तरीके से 5 वाक्यों का निर्माण हमने किया और इसी के साथ पाठ का अभ्यास पूर्ण होता है। अगर किसी विद्यार्थी को पाठ के अनुवाद या अभ्यास से संबंधित किसी तरह का कोई डाउट है तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिख करके अपना डाउट अवश्य पूछें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।